मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इस राजवार्तिक नामक महान टीका के तीसरे अध्याय के अंतर्गत पहले सूत्र की चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी। पृथ्वियाँ एक के नीचे एक होती है और उनकी रचना संरचना किस प्रकार की है उस बात को भी यहाँ हमने देखा है। रत्न शर्करा वालू का पंख धूम तमो महात्म है प्रभा भूमियो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताह अधो अधः। माने ये सातों ही नरक पृथ्वियां अधो अधः नीचे नीचे है। पृथ्वियों की मोटाई के बारे में बतलाया। पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटाई वाली है, दूसरी पृथ्वी 32,000 योजन मोटाई वाली है, फिर तीसरी 28,000 योजन वाली, चौथी 24,000 योजन, फिर पांचवी 20,000 योजन, छठी पृथ्वी 16,000 योजन और सातवीं पृथ्वी 8,000 योजन विस्तार वाली है। इनके बीच में असंख्यात योजनों का अंतराल है। इन पृथ्वियों के बीच में पृथ्वियों की मोटाई तो इन्होंने यहाँ बतलाई दी है। इस मोटाई के अतिरिक्त भी उनका जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वो पूर्व पश्चिम विस्तार भी असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन बढ़ता चला गया है। माने जितनी पृथ्वियां हैं इन पृथ्वियों के अंदर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन और वृद्धि होती चली गई है पूर्व और पश्चिम की दिशा में। मैं समझता हूँ शायद ये बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। यहाँ तक कि कोई बातों में यदि कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ये सारी पृथ्वियाँ वात वालियों से वेष्टित है। देखिए और आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 373 पर आ जाइए। 7 ही नरक भूमियां हैं, न 6 हैं और न 8। क्या बात कह रहे हैं? नरक भूमियां 7 ही हैं। भूमियों शब्द प्रयोग किया है ना। सप्ता अधो अधः अंतिम शब्द था पहले सूत्र का। सप्ताह सप्त माने 7। ये नरक पृथ्वियां 7 ही है, न न्यून और न अधिक, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि साहब ये कम ज्यादा क्यों नहीं है और ये 7 ही क्यों है? अकृत्रिम व्यवस्था है, क्योंकि इन पृथ्वियों को किसी ने बनाया नहीं है। ये पृथ्वियां सदा से हैं और सदा काल रहती है। यहाँ तो सिर्फ उनकी संख्या का ज्ञान मात्र कराया है। एक बात और यहाँ मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आप लोगों का, कि यहाँ आप देखेंगे तो पूरे प्रकरण में सभी स्थानों पर नरक भूमियाँ, नरक पृथ्वियाँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। इससे बिल्कुल स्पष्ट ये बात ख्याल में आती है कि नरक भूमियां मतलब नरक नहीं है 7 तो भूमियां हैं। तो फिर नरक कितने हैं? कि नरक तो 84 लाख है। क्या कह रहे हैं? ख्याल में आई क्या बात? नरक 7 नहीं है, नरक तो 84 लाख होते हैं। 7 तो पृथ्वियां हैं और 7 पृथ्वियों की अपेक्षा से उन नरकों को भी 7 कह दिया जाता है।
यह बात मात्र कथन मात्र है। वस्तुतः तो वे 7 भूमियां ही हैं, उसको नरक भूमि कह करके पुकार सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन उनको? नरक भूमि, नरक पृथ्वी, नरक नहीं। अभी देखिए आप आगे जो सूत्र है 2 नंबर वाला सूत्र, आप यदि उस सूत्र की तरफ लेंगे तो आपको एक बहुत विशेष बात ख्याल में आएगी। इस सूत्र में इन्होंने नरक शब्द का प्रयोग किया है। पहला सूत्र जो था उस सूत्र में यहाँ आचार्य देव ने भूमि शब्द का प्रयोग किया है। रत्न शर्करा वालुका पंख धूम तमो महातमे प्रभा भूमयो, भूमयो हो, ये तो भूमि है क्या? ये 7 तो भूमियां हैं। और 7 पंचविंशति पंचदश 10 3 55 नरक, 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 ख्याल में आ रही है बात? शत सहस्त्राणि पंच चैव यथा क्रमम, तो नरक है। यद्यपि उत्थानिका के अंदर दिल शब्द का प्रयोग किया है। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ आपको कि नॉर्मली अपन क्या समझते हैं कि नरक 7 होते हैं, नरक 7 नरक है, 7 नरक है, यही समझते। अरे 7 नरक नहीं है, 7 तो पृथ्वियां हैं। उन 7 पृथ्वियों 7 भूमियों के ऊपर नरक तो 84 लाख हैं। ये तो एक प्रमाण हो गया। कौन सा? कि 7 के लिए भूमि शब्द का प्रयोग किया और जो 84 लाख हैं उनके लिए नरक शब्द का प्रयोग किया। ये तो उमा स्वामी आचार्य की मूल पंक्तियां बतला दी हमने आपको। और भी आप देखेंगे तो आपको बहुत प्रमाण मिल जाएंगे। पहले दूसरे तीसरे नरकादिक के लिए सबके लिए भूमि शब्द का प्रयोग मिलता है बाहुल्यता से शास्त्रों में। मैं आपको दौलत राम जी छेड़ाला की पंक्ति सुनाता हूँ। प्रथम नरक बिन शट भू ज्योतिषवान भवन षंड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। प्रथम के बिना षट भू 6 भूमियों में, माने वहां राम जी क्या कहते हैं 6 भूमियों में जन्म नहीं लेता। पहली भूमि पर तो जन्म हो जाता है, बाकी की 6 भूमियों में सम्यक दृष्टियों का जन्म नहीं होता। ख्याल में आ गई मार्मिक बात क्या है, क्या ध्यान रखने योग्य बात है? हाँ, कहीं यदि आपको नरक 7 होते ऐसे शब्द भी मिले, ऐसे वाक्य भी मिले, तो आप उनका अर्थ यही समझें कि यहाँ 7 नरक 7 भूमियों की अपेक्षा से कहे गए हैं। आगे देखिए आप पेज नंबर 374 पर पहली ही लाइन। अतः कोई मत वालों का यह मानना ठीक नहीं है कि अनंत लोक धातुओं में अनंत पृथ्वी प्रस्तार है। लोक बहुत बड़ा है और अनंत पृथ्वी प्रस्तार है। प्रस्तार मतलब उसके पटल जगह है, अनंत पृथ्वियां हैं। किसी भी व्यक्ति का ऐसा मानना ठीक नहीं है। पृथ्वियां तो कुल मिलाकर के 7 ही है। अधोलोक की, लोक में 8 पृथ्वियां हैं, यहाँ में 8 पृथ्वियां हैं, नीचे पृथ्वियां हैं। तो 8वीं पृथ्वी कहाँ है? 8वीं पृथ्वी कहते हैं सिद्ध शिला को। सिद्ध शिला के लिए अष्टम वसुधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, अष्टम माने 8वीं, 8वीं पृथ्वी। पूजा की पंक्ति है, देव शास्त्र गुरु समुच्चय पूजा का अर्घ चढ़ाते हैं। जो लोग पूजन करते होंगे और अर्घ चढ़ाते होंगे उनके ध्यान में होगी। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। कहाँ से प्रारंभ किया? अष्टम वसुधा पाने को, 8वीं पृथ्वी अष्टम वसुधा को प्राप्त करने के लिए। तो अष्टम वसुधा क्या चीज है? बोले सिद्ध शिला। अष्टम वसुधा माने सिद्ध शिला, ईशत प्रागभार पृथ्वी है एक्चुअल में वो। 8वीं पृथ्वी है, उस पृथ्वी का नाम है ईशत प्रागभार पृथ्वी। और उस पृथ्वी के ऊपर मध्य में, सेंटर में
रत्न जड़े हुए के समान सिद्ध शिला स्फटिक मणि में 45 लाख योजन की वो वहाँ खचित है उस पूरी पृथ्वी में। इसलिए 8वीं पृथ्वी का नाम ईशत प्रागभार पृथ्वी, ईशत प्रागभार, बराबर, ईशत प्रागभार पृथ्वी। और सिद्ध शिला भी कह देते हैं क्योंकि उसी में सिद्ध शिला उसकी प्राप्ति की हमारी भावना है। ऐसे ही चंद्र पर भगवान का जो अर्घ चढ़ाते हैं उस अर्घ में भी अष्टम अवनिगमो ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग पूजाएं बोलते तो हैं लेकिन उन पूजाओं में जब इस प्रकार की पंक्तियां आती है तो उनका यथार्थ भाव नहीं समझ पाते हैं हम लोग। मैं लास्ट ईयर पिट्सबर्ग में था तो हमने पूजाओं के अर्थ किए थे, शिकागो के अंदर भी किए थे। मतलब सुबह के समय पूजा के शब्दों के बहुत मर्म भरे हैं इन सब में, एक एक बात हमारे को ख्याल में आती है। तो 8वीं पृथ्वी तो हो गई ऊपर और 7 पृथ्वी हो गई नीचे की तरफ अधोलोक में। अब एक समस्या, एक जिज्ञासा कहो आप लोगों के चित्त में सहज ही खड़ी हो रही होगी, तो फिर हम कहाँ रहते हैं? हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका नाम क्या है ये तो बताओ। उसका तो नाम ही नहीं आया है इसमें कहीं। हम रत्न प्रभा पे तो रहते नहीं है। हमारी पृथ्वी का क्या नाम है? क्योंकि आपने बतलाया खर पृथ्वी, खर भाग में, खर भाग के तो 16 हिस्से हैं। उन 16 हिस्सों के अंदर ऊपर का 1000 योजन और नीचे लास्ट का 1000 योजन छोड़कर बीच के 16,000 योजनों में भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं वहां खर भाग में। देखिए अपन ने रत्न प्रभा के 3 हिस्से किए थे, आप लोगों को याद होगा, खर, संग और अबहुल। और खर भाग के 16 हिस्से और हैं, चित्रा, वज्रा, वैडुरिया, इस तरह के 16 नाम और हैं उनके, 16 पृथ्वियां और है वहां। अब इनमें क्या है, जो ये 16 पृथ्वियां और कही गई है, इनमें सबसे पहली पृथ्वी का नाम है चित्रा। खर भाग की का पहला विभाजन, खर भाग का पहला पटल, खर भाग का पहला हिस्सा, उसका नाम क्या है? चित्रा, चित्रा पृथ्वी। उस चित्रा पृथ्वी के ऊपरी तल पर, ऊपरी भाग में, ऊपरी हिस्से पर हम लोग रहते हैं। क्या ख्याल में आई हम लोग कहाँ रहते हैं? 1,80,000 योजन मोटाई वाली जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, उस 1,80,000 योजन मोटाई के ऊपर, टॉप पर, उसकी ऊपरी सतह पर असंख्यात द्वीप हैं मध्यलोक के। मध्यलोक के असंख्यात द्वीप चित्रा पृथ्वी के ऊपर है और मध्यलोक के असंख्यात समुद्र वज्रा पृथ्वी पर है। क्या मतलब साहब समझ में नहीं आई हमारे को ये बात? क्या चित्रा पृथ्वी पर है और वज्रा पृथ्वी पर है? ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये क्या बात बतलाना चाह रहे हैं? देखिए हम आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि भाई मध्यलोक के द्वीप, माने द्वीपों के अंदर जो लोग ऊपर रहते हैं, ये खर भाग की ऊपरी सतह हो गई। द्वीप तो सारे ऊपर ऊपर है, ऊपर है ना, रचनाएं जो भी है, मकान है, बिल्डिंग है, भवन है, बाजार हैं, मॉल बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, दुकानें हैं, ये सब कहाँ है? ऊपर ऊपर है, ऊपरी सतह पर है ये। अब समुद्र कहाँ है? तो ये जो ऊपरी सतह, यहाँ से 1000 योजन की गहराई तक, 1000 योजन की चित्रा पृथ्वी की मोटाई है, 1000 योजन की गहराई होने पर नीचे जहाँ वज्रा पृथ्वी आ गई है, उस वज्रा पृथ्वी के ऊपर ऊपर समुद्र हैं जो चित्रा पृथ्वी की 1000 योजन मोटाई के लेवल तक हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कह रहा हूँ?
तो ये समुद्र दिखाई देते हैं तो ये क्या है? ये जो समुद्र, हाँ बहुत बढ़िया। आप इस तरह के प्रश्न बोलते रहेंगे ना बीच बीच में तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा बोरिंग विषय तो नहीं है ये। जिनको इंटरेस्ट आता है उनको तो बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको लगता है कि हमें क्या लेना देना उन समुद्रों द्वीपों से। ये जो समुद्र दिखाई देते हैं इन समुद्रों की गहराई इतनी नहीं है। ये समुद्र तो हमारे भारत क्षेत्र के आर्य खंड में ही उठे हुए हिस्से हैं जो काल के प्रभाव से बहुत गहरे गड्ढे हो गए थे, वे हैं। हम बात कर रहे हैं लवण समुद्र के संदर्भ में, कालोदरी समुद्र के संदर्भ में, पुष्कर समुद्र, वारुणीवर समुद्र, क्षीर समुद्र, उनके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये सारे आपने वो जो रिपीट कर दीजिए ना, 1000 योजन चित्रा की पृथ्वी की लेवल पर, बाद में क्या बताया? देखिए वापस बोलता हूँ क्या है, आप समझिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहे हैं। अभी कोई पुस्तकें हैं, कोई प्लेट्स है, ऐसा समझ लीजिए 16 प्लेट एक एक इंच मोटाई वाली आप लाइन से सामने लगा लीजिए। 16 प्लेट, हाँ कैसा ना मल्टी स्टोरी टाइप, हाँ मल्टी स्टोरी टाइप समझ लीजिए। लेकिन मल्टी स्टोरी के अंदर ये है, जैसे मान लीजिए 16 मंजिल का मकान है, मल्टी स्टोरी है, ठीक है। उस बिल्डिंग में, उस मकान में 16 मंजिलें हैं। 16 मंजिलों में एक एक मंजिल के ऊपर 6-6, 8-8 फ्लैट बने हुए हैं। तो सब मंजिलें तो 16 ही है। 16वीं मंजिल पर जाकर टॉप पर, इन 16 मंजिलों में तो सब में देव लोग रहते हैं, लेकिन 16वीं मंजिल के ऊपर जो छत है, उस छत पर मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, मध्य लोग। उस छत के ऊपर मध्य लोग के असंख्य द्वीप समुद्र। ख्याल में आ गई बात आपकी? छत के ऊपर असंख्य द्वीप हैं, समझना, समुद्र नहीं अभी। अब उस छत पर बीच में एक मंजिल गहराई वाला स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो स्विमिंग पूल का जल कौन सी मंजिल पर है, कौन से फ्लोर पर है? वो चित्रा का स्विमिंग पूल जो पानी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं तो। वो तो आप बोले छत के ऊपर ना, टेरेस। वापस बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 16 फ्लोर है। 16 फ्लोर में ऊपर छत पर जो छत है, उस छत के ऊपर सारे द्वीप समुद्र, मतलब सारे द्वीप हैं। 16 के अंदर तो समझ लीजिए आप, देव रहते हैं, नारक ये रहते हैं, भवनवासी रहते हैं, व्यंतर रहते हैं। 16 के ऊपर चले तो ऊपरी सतह पर मानो हम लोग रहते हैं, लेकिन ऊपरी सतह पर ही बीच में एक मंजिल गहराई वाला स्विमिंग पूल है जिसमें पानी भरा हुआ है 16वीं मंजिल तक ऊपर। वो पानी कहाँ से भरना चालू हुआ कि 15वीं मंजिल की छत से 16वीं मंजिल तक छत है, तभी तो हम 16वीं मंजिल के ऊपर या छत के ऊपर खड़े होते हैं तो पानी हमारी लेवल में दिखाई देता है, पैरों के लेवल में। तो पानी कौन सी मंजिल पर है? पानी 15वीं मंजिल पर है, 15वीं के ऊपर है, और हम 16वीं के ऊपर खड़े हुए हैं। इसी तरह से समझ लीजिए आप, 16 भूमियां हैं। 16 भूमियों में से पहली चित्रा है। उस चित्रा के ऊपरी भाग पर तो हम हैं, और चित्रा 1000 योजन कटा हुआ है। उस कटे हुए के अंदर नीचे वज्रा है, वहां वज्रा तक पानी भरा हुआ है, वज्रा से चित्रा तक। ठीक है। आपने वो भी बताया, वो मेरा मिस हो गया। खर भाग में 9 भाग में व्यंतर। हाँ वो तो हमने फ्राइडे वाली क्लास में देखा था। नहीं, आज आपने अभी बोले ना? अभी भी बोला था मैं, फ्राइडे को भी था। हाँ।
देखिए 16 भाग में से 9 भाग में नहीं, 9 प्रकार के भवनवासी, 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर उन पृथ्वियों पर रहते हैं। भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं और व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के व्यंतरों में से राक्षस को छोड़ करके 7 प्रकार के व्यंतर और 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं। उनमें से असुर कुमार को छोड़कर 9 प्रकार के भवनवासी ये वहां रहते हैं उस 16 पृथ्वियों में। कर भाग में, पंख भाग में जो ये दोनों छोड़ दिए ना अपन ने, ये पंख भाग में रहते हैं। माने पंख भाग में राक्षस जाति के व्यंतर, पंख भाग में राक्षस जाति के व्यंतर और असुर कुमार जाति के भवनवासी देव रहते हैं। और तीसरे अबहुल भाग में उसमें नारकी रहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ जी, हाँ जी। देखिए पेज नंबर 374। अतः कोई मत वालों का, हाँ कुछ पूछना? अतः कोई मत वालों का यह मानना ठीक नहीं है कि अनंत लोक धातुओं में अनंत पृथ्वी प्रस्तार है। ये भूमियां नीचे नीचे हैं, तिरछी नहीं है। नॉर्मली भूमियां क्या होती है? तिरछी होती है। ऐसा लगता है हमारे राइट होगी भूमि तिरछी है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा लगता है जैसे रत्न प्रभा जो पृथ्वी है, पहली पृथ्वी वो ऐसे हिंदुस्तान जैसी होगी, और फिर शर्करा प्रभा दूसरी पृथ्वी है तो अमेरिका जैसी होगी, फिर तीसरी बालू का पृथ्वी है तो बालू का पृथ्वी ऑस्ट्रेलिया जैसी होगी, ठीक है ना। और फिर पंख पृथ्वी है तो पंख पृथ्वी यूरोप जैसी होगी। कैसे होगा ये? ऐसी होती पृथ्वियां, तो ऐसे द्वीपों जैसे होते होंगे, एक पृथ्वी यहाँ है, दूसरी वहाँ है, तीसरी वहाँ है। तो कहा नहीं नहीं, अधो अधय शब्द का जो प्रयोग किया है इस सूत्र में, वो अधो अधय शब्द का प्रयोग ही इसलिए किया है कि ये सभी पृथ्वियां, सभी भूमियां नीचे नीचे हैं, तिरछी नहीं है। यद्यपि इन भूमियों में परस्पर असंख्यात कोड़ा-कूड़ी योजन का अंतराल है, फिर भी इसकी विवक्षा न होने से अथवा अंतर को भूमि के ऊपर नीचे के भाग में शामिल कर देने से सामीप्य अर्थ में अधो अधः, यह 2 बार अधः शब्द का प्रयोग किया है। क्या ये जो 2 बार अधः शब्द का प्रयोग किया ना, अधो अधः, तो नीचे नीचे का मतलब एक के लेवल में एक होगी, ऐसा नहीं है। एक के लेवल में एक नहीं है, एक दूसरे के बीच में इनमें असंख्यात योजनों का अंतर है। ठीक है, सभी भूमियां, सभी पृथ्वियां, रत्न प्रभा के नीचे शर्करा प्रभा। अभी मैं ऐसा कहूँ कि रत्न प्रभा के नीचे शर्करा प्रभा है, तो वो कैसे लगेगा? जैसे मान लीजिए मेरे सामने पुस्तकें रखी हुई है और मैं ये कहूँ कि पंचाब निकाय के नीचे रत्नकरण श्रावकाचार्य है, रत्नकरण श्रावकाचार्य के नीचे योगसार है, योगसार के नीचे समयसार है, समयसार के नीचे धवला पुस्तक 13 है, उसके नीचे धवला पुस्तक 1 है, फिर धवला पुस्तक 3 है। और ऐसा लगता है कि ये पुस्तकें एक के नीचे एक का क्या मतलब हुआ? जो मेरे सामने पुस्तकें रखी हुई हैं, इनमें एक के नीचे एक का क्या मतलब हुआ? सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कहा दुनिया में 7 पृथ्वियां हैं और 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक है, तो क्या मतलब हुआ इनका 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक होने का? ये 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक है, क्या क्या मतलब? रिजल्ट क्या निकला इसका? निष्कर्ष क्या निकला? नहीं, तो गलत फहमी न हो जाए, इसलिए यहाँ अधो अधो की भी टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वियों के बीच में मध्य में असंख्यात योजनों का अंतराल समझ लेना चाहिए। हाँ, अंतराल है, माने कि आकाश है वहाँ।
नहीं है। कहाँ पर? तो अंतराल है, एक पृथ्वी, एक नरक और दूसरी नरक की जो भूमि है, जो अंतराल, वो अंतराल माने कि वहाँ वो अंतराल मतलब वहाँ सिर्फ वातवलय है और आकाश है। आकाश और वातवलय। तो वातवलय तो 20-20 हजार योजन मोटाई वाले हैं, तीनों वातवलय, और उसके बाद में आकाश है। ठीक है। हाँ जी। विद्यमान भी पदार्थ की अविवक्षा होती है, जैसे कि अनुदरा कन्या और बिना रोम की भेड़ आदि में। ये बड़ा गजब उदाहरण दे दिया इन्होंने यहाँ। पहले भी शायद आया था, आपको ध्यान होगा शायद, ये सरवार सिद्धि में आया होगा। ये कह रहे हैं विद्यमान पदार्थ में भी अविवक्षा हो जाती है। कोई कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो होते हुए भी ऐसा कह दिया जाता है कि नहीं है, और ऐसा जबकि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अनुदरा कन्या, अनुदरा कन्या का क्या मतलब है? ऐसी कन्या जिस कन्या के पेट नहीं हो। अन उदर, उदर माने पेट, कन्या मतलब लड़की स्त्री, बिना पेट की कन्या। इज इट पॉसिबल? संभव ही नहीं है ये बात। तो क्या मतलब हुआ? अविवक्षा हो जाती है विद्यमान में भी। बिना रोम की भेड़, क्या मतलब हुआ बिना रोम की भेड़ माने? बिना रोम की भेड़ के जरिए क्या कहना चाहते हैं? बिना रोम की भेड़ कैसी होगी? पॉसिबल नहीं है। माने भेड़ तो है क्या? भेड़ तो है वो, और भेड़ के रोम भी है, लेकिन उस भेड़ के रोमों में वो नहीं है, बाल नहीं है। माने उसके जो वो होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसको, ऊन। ऊन नहीं है उस भेड़ में अभी वर्तमान में। तो कहते हैं कि ऊन नहीं है, तो कह दिया इन्होंने वो ही नहीं है। समझ लिया आपने? ऊन नहीं है का मतलब क्या कह दिया? नहीं है। तो है रोम नहीं है, रोम नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना। रोम तो होती है, रोम नहीं हो ऐसा कैसे संभव है? होता ही नहीं। देखिए आप फिर आगे 13-14 नंबर का पैराग्राफ पढ़ते हैं, आगे वाला। श्वेतांबर सूत्र पाठ में प्रथुतरा यह पाठ है, किंतु जब तक कोई पृथु सामने न हो तब तक किसी को प्रथुतरा कैसे कहा जा सकता है? दो में से किसी एक में अतिशय दिखाने के लिए तर का प्रयोग होता है। तर माने प्रथुतरा, ये पृथ्वी मतलब ये जो है ना पृथ्वियां, इन पृथ्वियों के लिए प्रथुतरा शब्द का प्रयोग है, भूमियों के लिए। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि प्रथुतरा का मतलब तो ऐसा कहना चाह रहे हो कि तर किसी भी चीज के लिए कहते हैं तर तम, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी तर और पृथ्वी तम। ठीक है ना? ये तीन तरह की चीजें होती है ना, पृथ्वी, पृथ्वी तर और पृथ्वी तम। ये तीन प्रकार की चीजें होंगी। इन तीनों प्रकार की चीजों में पृथ्वी, पृथ्वी तर और पृथ्वी तम, इन तीनों प्रकार की चीजों में जो पृथ्वी तम है वो सर्वोत्कृष्ट है। जैसे रत्न, रत्न तर, रत्न तम। रत्न तम मतलब रत्नों में सर्वश्रेष्ठ। जैसे जिस किसी भी चीज के लिए तर और तम शब्द का प्रयोग किया जाए, यहाँ आचार्य अकलंक देव का ऐसा कहना है कि भाई ये तर शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? दो में से किसी एक में अतिशय दिखाना हो, कोई विशेषता दिखानी हो, कोई महिमा दिखानी हो, तो उसके लिए तर शब्द का प्रयोग किया जाता है। खासकर रत्न प्रभा में तो प्रथुतर प्रयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि
कोई इससे पहले की भूमि ही नहीं है। देखो कैसे जब बात करें, इसके लिए प्रत्युत्तर शब्द का तो प्रयोग हो ही नहीं सकता, इसके पहले भूमि ही नहीं है कोई भी। शर्करा प्रभा के बारे में यदि बात करो तो उससे पहले किसी का कहा है तो जो फर्स्ट नंबर पर जो होता है वो फर्स्ट नंबर पर तरतम शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। नीचे नीचे की पृथ्वियां उत्तर उत्तरहीन परिणाम वाली हैं, इसलिए उनमें भी ऐसा नहीं हो सकता। अतः उनमें भी प्रत्युत्तरा प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब कोई दूसरी पृथ्वी के संदर्भ में बात करे तो दूसरी पृथ्वी के संदर्भ में ऐसा प्रयोग कैसे किया जा सकता है? रत्न प्रभा से अच्छी है क्या कोई शर्करा प्रभा? नीचे नीचे की पृथ्वियां और ज्यादा खराब है क्या? नीचे नीचे की पृथ्वियों के अंदर दुर्गंध बढ़ती चली गई है, मलिनता, अपवित्रता, अंधकार की वृद्धि होती चली गई है। इतने अशुभपना, इतनी मलिनता, इतनी दुर्गंध नीचे नीचे की पृथ्वियों में है कि आप सोचिए पहली पृथ्वी के जो है वहां के एक परमाणु को यदि धरातल पर ले आया जावे तो एक कोष के जीव मर जाए, और फिर आगे नीचे की तरफ बढ़ते जाएं तो हर पृथ्वी पर चौथा या एक एक कोष, आधा आधा कोष बढ़ता चला जाता है। और ये जो है ना नेमिचंद्राचार्य जिन्होंने त्रिलोकसार ग्रंथ की रचना की है, वो तो कहते हैं पत्थर कम दो प्रस्तर क्रम से, पर्वतों के क्रम की दृष्टि से देखा जाए, प्रस्तर मतलब पटल के क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह से इनकी दुर्गंध बढ़ती चली जाती है। अच्छी नहीं है नीचे नीचे की पृथ्वियां एक के बाद एक, वो तो खराब हो गई है। इसलिए उनके लिए भी ये पृथ्वी तर, प्रत्युत्तर ऐसे शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। उनके लिए भी प्रत्युत्तर शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। माने रत्न प्रभा के लिए भी नहीं हो सकता और अन्य पृथ्वियों के लिए भी नहीं हो सकता। अधोलोक का आकार वेत्रासन के समान नीचे नीचे पृथु होता गया है, वेत्रासन के समान है और नीचे नीचे कम होता गया है। अतः इसकी अपेक्षा प्रत्युत्तर प्रयोग की उत्पत्ति किसी तरह बैठ भी जाए तो भी इससे भूमियों के आजू बाजू बाहर प्रत्युत्व आएगा, न कि नरक भूमियों में। तो समझ में आ रही है कैसा कह रहे हैं बात? अधोलोक का आकार वेत्रासन के समान होता है। अब इसकी अपेक्षा से ये प्रयोग उत्पत्ति किसी तरह से बैठ भी जाए, मान लो कि वो नीचे नीचे बढ़ती गई है ना, क्योंकि पृथ्वी है। वेत्रासन का मतलब पहली पृथ्वी की जितनी चौड़ाई थी, नीचे दूसरी पृथ्वी की चौड़ाई उससे ज्यादा हो गई है। असंख्यात रीजन बढ़ गई थी ना, कल अपन ने बात की थी। पूर्व पश्चिम विस्तार की बात कर रहे हैं। पूर्व से लेकर के पश्चिम का विस्तार पहली पृथ्वी का जितना कहा है, दूसरी पृथ्वी का पूर्व पश्चिम विस्तार उससे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन बढ़ गया है। तिरछा विस्तार तीसरी का और बढ़ गया है, चौथी का और बढ़ गया है। तो ये कह रहे इस अपेक्षा से, वेत्रासन की अपेक्षा से इसमें ये प्रयोग किया भी जा सकता है। तो फिर क्या होगा? इससे भूमियों के आजू बाजू बाहर प्रस्तुत्व आएगा, न कि भूमियों में। माने ये जो विशालता हुई है, ये जो वृद्धि हुई है, ये जो विशेषता हुई है, जिसके लिए पृथ्वी तर शब्द का प्रयोग किया है, यह विशेषता तो कहाँ होगी? क्या समझे आप? ये विशेषता पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी के आजू बाजू में है, जिधर से बढ़ी है। वृद्धि तो वहां हुई है। कहा है स्वयंभू रमण समुद्र के अंत से यदि सीधी रस्सी डाली जाए तो वे 7वीं नरक भूमि के काल, महाकाल, रौरव, महारौरव के अंत में जाकर गिरती है। समझ में आ रही है बात? कितना, कैसी विशालता है। सोचो आप जरा, तो समझ में आई कि क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आई होगी अभी। हाँ पंडित जी फिर से जरा। ऐसा कह रहे हैं, अभी इनमें क्या है
बिलों की संख्या बतलाने वाले हैं आगे वाले सूत्र में। बिलों की संख्या माने नरकों की संख्या। पहली नरक पृथ्वी की यदि हम बात करें तो पहली नरक पृथ्वी पर जितने नरक हैं उनकी संख्या है 30 लाख, आगे वाले सूत्र में बतलाएंगे। उसके बाद वो कुछ कम हो गए, 25 लाख रह गए, फिर उससे और कम हो गए, फिर 25 लाख से घट करके 15 लाख रह गए, फिर 10 लाख, 3 लाख, एक कम मतलब 5 कम 1 लाख और 5 बिल रह गए। तो 7वीं नरक भूमि पर जो बिलों की संख्या है, जो नरकों की संख्या है, वो है मात्र 5। सातवीं नरक पृथ्वी पर कितने बिल हैं? सिर्फ 5 है। क्या नाम है उन 5 का? तो 5 में से एक तो है सेंटर में जो कहलाता है इंद्रक, ठीक है, और बाकी जो 4 हैं उनका नाम है काल, महाकाल, रौरव और महारौरव। क्या नाम दिए, कैसा लगता है अपने को? काल, महाकाल, रौरव, महारौरव। खतरनाक नाम है क्योंकि वास्तव में बहुत खतरनाक है वे भूमियां। उस सप्तम नरक भूमि के ऊपर स्पर्श करने वाला, टच करने वाला व्यक्ति, जीव 500 धनुष ऊपर चलता है। तो नाम ही काल महाकाल है। जैसे शब्द ही डरावने लगते हैं। काल महाकाल शब्द सुनते ही कानों में ऐसा लगता है कि वो कोई खतरनाक स्थान होगा, कोई डरावना स्थान होगा, कोई बहुत भयंकर स्थान होगा। घबराहट होती है हमारे को ऐसा सुन करके। तो ये जो 4 बच गए हैं ना सेंटर में, अब ये 4 कौन सी जगह पर हैं? तो कहा स्वयंभू रमण समुद्र चले जाओ लोक के अंत। आप मध्य लोक के अंत में चले जाओ तो मध्य लोक के अंत में जाने पर जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, चाहे पूर्व में जाओ, चाहे पश्चिम में जाओ, चाहे उत्तर में जाओ, चाहे दक्षिण में जाओ, क्या मिलेगा जी वहां पर? कि नीचे काल महाकाल मिलेंगे, रौरव महारौरव मिलेंगे नीचे। वहां से फिर रस्सी डाली जाए, रस्सी की चर्चा इसलिए करें, सरिया डालिए, रस्सी डालिए, एक के नीचे एक डालिए, तो क्या होगा? सीधी स्ट्रेट जाएगी वो नीचे। तो कहाँ पहुंचेगी? तो बिल में पहुंच जाएगी। ऐसा कह रहे स्वयंभू रमण समुद्र के अंत से, समुद्र से भी नहीं, ये तो कह रहे हैं समुद्र के अंत से यदि सीधी रस्सी डाली जाए तो वह 7वीं नरक भूमि के काल महाकाल रौरव महारौरव के अंत में जाकर के गिर जाती है। यदि वो उसमें से बैठती हुई नीचे जाए तो उसके अंदर चली जाएगी। यदि कथनचित प्रत्युतरा पाठ बैठाना भी हो तो त्यजेत प्रत्युतरा कहना चाहिए, न कि अधोअध है। वास्तव में खूब समीक्षा की है इन्होंने। एक बात और मैं आपको बतलाऊं, हेलो, हाँ बीच में पता नहीं डिस्टर्बेंस हो गया था कुछ। एक बात और मैं यहाँ आप लोगों को कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में तत्वार सूत्र मान्य है, तत्वार सूत्र उपलब्ध है, ठीक है ना। समग्र जैन परंपरा तत्वार सूत्र को स्वीकार करती है, किंतु दिगंबर परंपरा में जो तत्वार सूत्र है वो तत्वार सूत्र पूरे के पूरे दिगंबर जैन शासन में, पूरे दिगंबर जैन धर्म संप्रदाय में एक ही तत्वार सूत्र अवेलेबल है, एक ही तत्वार सूत्र जिसके सूत्रों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सूत्रों के शब्दों में कम ज्यादापना नहीं है, ऐसा है। एक भी सूत्र, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में उपलब्ध तत्वार सूत्र में बहुत स्थानों पर अलग अलग संप्रदायों में
अलग अलग प्रकार के तत्वार सूत्र, अलग अलग प्रकार के सूत्रों में अंतर, अंतराल, उनमें विभाजन, उनमें सूत्रों को आपस में जोड़ करके एक ही सूत्र कह दिया गया, सूत्रों के टुकड़े करके एक सूत्र को दो सूत्र कर है, कहीं कहीं कोई है सूत्र, कहीं कोई सूत्र नहीं है, कहीं किसी में शब्दों का अंतर है। इस तरह के अंतर और परिवर्तन है। आप यदि उनको तलाशेंगे ना तो आपको इस तरह के अंतर दिखाई देंगे। तो अकलंक देव के जमाने में ही, आप समझिए कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। अकलंक देव के जमाने में आचार्य अकलंक देव ने ये समीक्षा कर दी। अकलंक देव का जमाना कौन सी शती का है? लगभग मान करके चलिए आप हैं, आठवीं, हाँ बस 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास, 8वीं मान करके चलिए। माने 8वीं-9वीं शताब्दी में आचार्य अकलंक देव के समय तत्वार्थ सूत्र श्वेतांबर मान्यतानुसार उपलब्ध था, जिस तत्वार्थ सूत्र के अंदर ये भूमिया शब्द का प्रयोग नहीं करके प्रथुतरा शब्द का प्रयोग किया गया था, उसकी समीक्षा इन्होंने अपनी टीका में यहाँ कर दी। क्या ख्याल में आ गई बात? देखिए मैं पढ़ता हूँ, इस बात को पूरी करता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यदि कथनचित प्रथुतरा पाठ बैठाना भी होता कि भाई उत्कृष्ट है, थोड़ा सा ऐसा कहना होता, तो फिर तिर्यक प्रथुतरा कैसे, अधोअधय क्यों कहते? नीचे नीचे नहीं है, तिर्यक तिर्यक विस्तार उनका बढ़ गया है नीचे, आगे की आगे पृथ्वियों में, एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी में तिर्यक पन्ना ज्यादा बढ़ गया है। ये कहना चाहिए था न कि अधोअधय अथवा नीचे नीचे के नरकों में, क्योंकि दुख अधिक है, आयु भी बड़ी है। देखना ये अपेक्षा लगा रहे हैं यहाँ पर, नीचे नीचे के नरकों में दुख ज्यादा है, आयु ज्यादा है। अभी आयु की चर्चा भी करेंगे, नीचे नीचे के नरकों के अंदर आयु कितनी कितनी है। जैसे मान लीजिए पहली नरक भूमि की यदि हम बात करें तो आयु 10,000 वर्ष से 1 सागर की, आगे 1 से 3 सागर तक की, 3 से 7 सागर तक की, 7 से 10, 10 से 17, 17 से 22 सागर तक की, और 22 से 33 सागर तक की आयु सप्तम नरक में। तो इस तरह के परिवर्तन है वहाँ। तो आप कह सकते हो आयु बड़ी बड़ी होती चली गई है, दुख ज्यादा ज्यादा होता गया है। अतः इनकी अपेक्षा भूमियों में भी प्रत्युतरा व्यवहार यथा कथनचित किया जा सकता है। फिर भी रत्न प्रभा में प्रत्युतरा व्यवहार किसी भी तरह नहीं बन सकेगा। उसको किससे श्रेष्ठ कहोगे? रत्न प्रभा पृथ्वी को, वो किसकी अपेक्षा से श्रेष्ठ कहा जा सकेगा? तो इसलिए यहाँ जो पृथ्वियां शब्द का जो प्रयोग किया है, भूमियों शब्द का जो प्रयोग किया है, वह शब्द ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इस तरह से ये तीसरे अध्याय के पहले सूत्र के संदर्भ में अपन ने यहाँ अधोलोक से रिलेटेड थोड़ी बहुत चर्चा की है। आप लोगों को यदि इसमें कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। आगे फिर इन्होंने बिलों वगैरह की संख्या वगैरह, नरकों की संख्या वगैरह और नरकों के दुख वगैरह, इन सब विषयों के बारे में बात कही है। पंडित 5, हाँ आप 7वीं नरक में 5 बोले कि एक तो इंद्रक बोले ने, काल, इंद्रक, महाकाल, महा, ये तो सब लिखे ही है ना नाम इसमें। यहाँ इंद्रक नहीं है, 4 ही लिखा है। हाँ ये जो 4 है ना, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में है। और मध्य वाला जो इंद्रक है उसका भी कुछ विशिष्ट नाम और मिलेगा। सेंटर में जितने भी बिल होते हैं वो सब इंद्रक कहलाते हैं, उन सबको इंद्रक बिल कहते हैं। उनके अलग से नामों की चर्चा भी आई है त्रिलोक साहित्य लोहे पंडित के आदि ग्रंथों में, तो अपन लोग वहां से जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 5 ही बिल है तो क्या वहाँ कम जीवों की संख्या कम है? जीवों की संख्या भी कम कह सकते हैं अपन, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, जगह कम है, जगह सीमित है, ऊंचाई बढ़ गई है, हाइट बढ़ गई है जीवों की। सप्तम नरक में जाने वाले जीव भी कम ही होते हैं वैसे, ऐसा ही स्वरूप है। सप्तम नरक तो बड़ी है ना, नीचे नीचे जाते हैं तो बड़ी होती है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। नरक बड़ा नहीं है, क्योंकि नरक में जहाँ नारकी रहते हैं उसे एक राजू एरिया नहीं रहते हैं। पृथ्वी बढ़ गई है, उस पृथ्वी में नारकियों के रहने का स्थान नहीं बढ़ा है, वो जगह नहीं बढ़ी है। नहीं समझे आप? बीच में सेंटर में जो 2 लाइनें दिखाई देती है आपको त्रस नाड़ी में,
क्या वो तरस नाड़ी है, वो उसमें ही है सारी रचनाएं, उसके बाहर नहीं है। नारकी उसके बाहर नहीं रहते। अपन लोग करेंगे इन सब विषयों के संदर्भ में और विस्तार से चर्चा। अभी की बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्थिति बोल लेते हैं हम लोग। हाँ, एक अनाउंसमेंट करती हूँ। आप जिनवाणी कहे उसके पहले कि जब पंडित जी जिनवाणी कर लेते हैं उसके बाद जो म्यूजिक आती है ना थोड़ी ही देर में, तो किसी को कई लोग को पता नहीं होता तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये म्यूजिक जो वॉनेज जो फोन यूज कर रहे हैं ना, उसकी वजह से वो अर्चना दीदी को लेने जाते हैं तब ये म्यूजिक बजता है। तो कोई किसी को भी ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा आपको ज्वाइन करना पड़ता है, तो वो ध्यान रखें। और दूसरा, जिसके पास भी वॉनेज है और जब ये सेशन चलता है तो किसी का भी फोन आए तो प्लीज आप उठाइए नहीं, यहाँ पर म्यूजिक बजती है। तो वो उनको खुद को ही शायद पता नहीं होता है कि पीछे म्यूजिक बजती है, तो इसका भी ध्यान रखें। बस इतना कहना था। और मुझे भी ये अनाउंसमेंट करना ही था। मैं कल से बाहर हूँ, यहाँ जयपुर में नहीं हूँ और वापस मैं लौटूंगा 25 तारीख को। तो अब अगला सेशन जो अपना आगे जो होगा वो तदनुसार ही होगा। 25 के बाद में मैं समझता हूँ यदि 26 को यदि अपन सेशन रखते हैं तो 26 तारीख को शायद फ्राइडे है आई थिंक। तो वो एक बार देख करके जैसा भी होगा ना, मनीषा बहन जो है वो ईमेल भेज देंगे सभी को, देख लेंगे फिर जैसी भी व्यवस्था होगी। 26 तारीख फ्राइडे है। फ्राइडे है ना? हाँ। 26 तो को 29 मंडे से चालू करेंगे। हाँ, 29 मंडे से चालू करेंगे फिर अपन। ठीक है। हाँ, जनवाणी स्थिति। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ, सदा देते हूँ।